आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, रदरफोर्ड की परिकल्पनाओं के बारे में, नाभिकीय बल के बारे में, समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, मूल कण, प्रतिकण, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए पहले समझते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज करी थी। किस प्रकार प्रोटॉन कण की खोज हुई, उसके लिए इन्होंने करा क्या, नाइट्रोजन 7n14 के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण मीन्स 2He4। तो नाइट्रोजन के नाभिक 7n14 पर इन्होंने अल्फा कणों की जब बौछार कराई तो देखा गया कि नाइट्रोजन का नाभिक कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के नाभिक में। साथ में एक धनावेशित कण निकला, उसे प्रोटॉन कहा गया। रिएक्शन देखिए, बैलेंस है, 7 और 2 9, 14 और 4 18, 8 1 9, 17 और 1 18। तो ये जो धनावेशित कण है इसे प्रोटॉन कहा गया। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज हो गई कि जब नाइट्रोजन के नाभिक पर 7n14 पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई, अल्फा कणों की बमबारी कराई गई, तो नाइट्रोजन का नाभिक ऑक्सीजन के नाभिक में कन्वर्ट होता है, एक धनावेशित कण निकलता है जिसे प्रोटॉन कहा गया। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी। अब न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, फिर हम लोग दोनों के गुणों के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन की कैसे खोज हुई, आप लोग जानते हैं जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। फिजिक्स का ये पार्ट या ये यूनिट न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक तरह से बेसिक्स है। आप लोग केमिस्ट्री में ये सब पढ़ चुके होते हो, फिजिक्स में आपको फिर से इस चीज़ को पढ़ना होता है। तो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने करा क्या, बेरिलियम के नाभिक पर 4Be9 पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, 2He4 अल्फा पार्टिकल। तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन के नाभिक पर, साथ में एक उदासीन कण निकलता है। इस नए कण को न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, उदासीन। रिएक्शन देखिए, बैलेंस है, 4 2 6, 6 और 0 6, 9 4 13, 12 और 1 13। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शंस हैं जिसके आधार पर इन दोनों कणों की खोज हुई है। तो रिएक्शन आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। ठीक, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने करी। अब ये जो दो नए कण निकले हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कुछ गुण हैं। उन गुणों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, समझना होगा क्या क्या इनके गुण हैं। अब पहला गुण जैसे हम प्रोटॉन का, इसको बिगाड़ दिया जाता है। ठीक, अब उसके बाद इन दोनों के गुणों के बारे में सुन लेते हैं। इधर प्रोटॉन का गुण, इधर न्यूट्रॉन का। ये इनके गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला गुण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोटॉन एक धनावेशित कण, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। तो पहला गुण आवेश का, कि ये दो कण आए हैं तो उन पर आवेश कैसा और कितना होता है। तो प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है जिसका मान प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण हैं
इस पर आवेश 0 होगा, चार्ज 0 होगा। दूसरा, प्रोटॉन मूल कण है, न्यूट्रॉन भी मूल कण है। अब बात है ये मूल कण क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मूल कण क्या होता है। मूल कण वे सभी कण होते हैं जिन कणों का निर्माण किसी अन्य कण की सहायता से ना हो, मतलब ये पार्टिकल जो है किसी अन्य पार्टिकल के सहयोग से नहीं बने होते हैं, फ्री होते हैं बिल्कुल। तो ये दोनों ही मूल कण होते हैं। थर्ड नंबर, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का 1.67250 या 25, न्यूट्रॉन का 1.6750 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। किलोग्राम में अगर देखा जाए तो दोनों के द्रव्यमानों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जो भी अंतर है बहुत मामूली है, लगभग दोनों के द्रव्यमान बराबर कहे जा सकते हैं। चौथा, प्रोटॉन एक स्थायी कण है, स्टेबल पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। अगर अस्थायी है तो फिर इसकी औसत आयु क्या होती है, क्योंकि अगर स्थायी होगा तो बना रहेगा, अस्थायी होगा तो टूटेगा, विघटित होगा, नष्ट होगा। तो कितने समय में होता है? न्यूट्रॉन की औसत आयु 17 मिनट बताई जाती है। हर 17 मिनट के बाद एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, साथ में एक बीटा पार्टिकल निकलता है, -1 बीटा 0। और जब कभी भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो संवेग संरक्षण के लिए एक अन्य पार्टिकल निकलता है, उसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बीटा पार्टिकल है, ये एंटी न्यूट्रिनो है। तो 17 मिनट के बाद न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में। पांचवा, प्रोटॉन कृत्रिम विघटन कराते हैं, भारी परमाणु को तोड़ने में काम में आते हैं। न्यूट्रॉन भी कृत्रिम विघटन या कृत्रिम रेडियो एक्टिवता भी कराते हैं, कृत्रिम विखंडन कराते हैं, रेडियो एक्टिवता के काम में आते हैं। न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है रेडियो एक्टिव पदार्थों में, तो उसको भारी परमाणु से हल्के परमाणु में तोड़ देते हैं। पृथ्वी पर आने वाली कॉस्मिक किरणों में, पृथ्वी पर आने वाली अंतरिक्ष किरणों में धन आयनों के रूप में प्रोटॉनों की मात्रा लगभग 90% के आसपास होती है। पृथ्वी पर आने वाली कॉस्मिक किरणें या जिन्हें हम कहते हैं अंतरिक्ष किरणें, उनमें धन आयनों के रूप में इनकी मात्रा लगभग 90% होती है। अगला गुण न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो सम्मिलित संख्या है, इसे हम परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। अगला गुण प्रोटॉन का, केवल प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक डिसाइड करती है। प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही तत्व का परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है। जितने भी प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या ये दर्शाती है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। इसको इधर लिख देते हैं, 7वें पॉइंट को, प्रोटॉनों की संख्या ही तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। P = Z। तो ये परमाणु क्रमांक बताती है प्रोटॉनों की संख्या। अगला जो पॉइंट है न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉनों का प्रयोग कृत्रिम रेडियो एक्टिविता उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिविता उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुछ बेसिक गुण हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि ये इनके गुण हैं। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड की इलेक्ट्रॉन डैश प्रोटॉन परिकल्पना हाइपोथेसिस। जिस समय रदरफोर्ड ने अपनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना दी थी तो उस समय न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने इस परिकल्पना के आधार पर परमाणु भार को, परमाणु क्रमांक को, कई चीज़ों को बताया। बातें जो उन्होंने बताई लगभग सही बताई, लेकिन उसका तरीका गलत था वर्तमान समय के हिसाब से। अब अपनी बातों को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हीलियम के नाभिक का। हीलियम के नाभिक को लेकर इन्होंने बातें बताई। जो रिजल्ट थे उनके वो बिल्कुल सही थे, लेकिन जो इन्होंने रीजन बताए, उसके कारण बताए, वो पूरी तरह से गलत थे। ठीक भाई, जिस समय ये बताया गया उस समय तो सही माना गया, लेकिन जैसे जैसे नई नई खोजें होती गई तो इनके इन जो लॉजिक थे उनको गलत मान लिया गया। तो पढ़ना तो इसके बारे में हमको है ही। रदरफोर्ड ने अपनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना को समझाने के लिए हीलियम का एग्जाम्पल लिया 2He4। पहला पॉइंट क्या बताया, इन्होंने कहा हीलियम परमाणु के नाभिक में 4 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला पॉइंट कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा 4 प्रोटॉनों का धन आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश से उदासीन हो जाता है, तो बचा 2 इकाई धनावेश। जो 2 इकाई धनावेश बचता है वही तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक, अब यही तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो जेड की वैल्यू 2 हो गई। तीसरी बात, इन्होंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, तो बचा क्या, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान, यही तत्व का परमाणु भार कहलाएगा, A बराबर 4। चौथी बात, इन्होंने ये बात बताई कि जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक में हैं, तो नाभिक के 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉनों के धनावेश को कैंसिल करते हैं। बचा 2 इकाई धनावेश जो कि बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश से कैंसिल होता है, उदासीन कर देता है, अर्थात नेट चार्ज किसी एटम पर शून्य होता है। तो 4 बातें उन्होंने ये बताई। तो पहली बात तो ये बताई कि जो सामने लिखा है कि हीलियम के नाभिक पर 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात ये बताई कि नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉन का प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के माइनस से कैंसिल होता है, जो 2 इकाई धनावेश बचता है वही परमाणु क्रमांक कहलाता है, Z=2। तीसरी बात क्या बताई कि 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, लगभग शून्य होता है। जो 4 प्रोटॉनों का द्रव्यमान है वही तत्व का परमाणु भार कहलाएगा, A=4, परमाणु भार 4। और चूंकि हीलियम एक उदासीन परमाणु है, उसको भी इन्होंने सिद्ध किया कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश 2 प्रोटॉनों के धन से कैंसिल हो जाता है, बचा 2 इकाई धनावेश बाहर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश से कैंसिल होता है, तो नेट चार्ज शून्य होता है। इनकी इस परिकल्पना में दोष क्या हुए? पहला दोष, 3 दोष पाए गए। पहला दोष ये कि नाभिक की त्रिज्या होती 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम 1 फर्मी भी कहते हैं। अगर नाभिक जैसे छोटे से क्षेत्र में, मतलब सबसे छोटा क्षेत्र कह दिए, इससे छोटा कुछ है ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन जैसा कोई ऋणावेशित कण है या रहेगा तो उसकी ऊर्जा कम से कम 100 MeV, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया कि नाभिक से जो कि बीटा कण निकलते हैं, जो कि एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उनकी ऊर्जा मात्र 4 MeV होती है, मिनिमम 100 होनी चाहिए।
लेकिन देखा गया कि नाभिक से जो बीटा कण निकलते हैं उनकी ऊर्जा 4 MeV होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते। पहला दोष इनकी परिकल्पना में। दूसरा दोष, नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को मानने पर नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1000वां भाग आ जाता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर आ गया। ये भी नहीं सेम है, ना ऊर्जा सेम थी, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते। तीसरी और बात कि नाभिक के भीतर अगर हम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को मान लेते हैं तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात कोणीय संवेग, वास्तविक कोणीय संवेग दोनों में बड़ी भिन्नता आ जाती है। तो कोणीय संवेग में भी डिफरेंस आ गया काफ़ी बड़ा। इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते। तो इनकी परिकल्पनाओं में 3 दोष थे। पहला दोष ऊर्जा के संबंध में कि ऊर्जा बराबर नहीं आ रही, ऊर्जा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहें तो उनकी ऊर्जा कुछ नहीं कुछ तो कम से कम 100 MeV होनी चाहिए, जबकि प्रयोगों द्वारा 4 MeV ऊर्जा ही प्राप्त हुई। चुंबकीय आघूर्ण 1000वें भाग के बराबर आ रहा है, 1000 गुने का अंतर आ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण भी नहीं बराबर हो रहा है। कोणीय संवेग में डिफरेंस आ रहा है। जब तीनों ही चीज़ों में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते। रदरफोर्ड की परिकल्पना यहीं पर गलत हो जाती है। तो ये रदरफोर्ड की परिकल्पना थी।